नमस्कार। आज सुनते हैं एक और कहानी, गंधर्व दल। विभूति भूषण जी की बांग्ला कहानी किन्नर दल का हिंदी अनुवाद। कभी सोचा है हम हमेशा ही सिर्फ कंप्लेन ही करते रहते हैं। हमें ऐसा मिला, ऐसा हो गया हमारे साथ, ना जाने क्या क्या। जो मिला उसी को अच्छा बनाने की कला कितनों के पास है हम सब में। क्या कभी किसी से मिले हो व्यक्तिगत जीवन में जिसके चेहरे पर मुस्कान हमेशा ही खेलती हो? निश्चित ही आप भी मानेंगे, परेशानियों से अछूता वह भी नहीं होगा। चलिए सुनते हैं यह कहानी और स्वयं ही अनुभव करते हैं। मोहल्ले में 6-7 गरीब ब्राह्मणों के हैं। सबकी आर्थिक परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं। एक दूसरे से धोखा देकर उधार लेकर एक तरह गुजर बसर हो ही जाती है। सब इतने चालाक कि कोई किसी को ज़्यादा ठग नहीं पाता। गरीब हैं इसीलिए शायद इतने कुटिल और ईर्ष्यालु हैं। कोई किसी का भला देख ही नहीं सकता, और तो और किसी पर किसी का भरोसा तक नहीं। पहले ही बताया सबकी परिस्थिति इतनी खराब, तो चेहरा मोहरा भला कैसे अच्छा हो सकता है। किशोरी लड़कियों के चेहरे पर कोई कोमलता नहीं। छोटे बच्चे इतने मैले कुचैले, जैसे वे वैसी ही उनकी भाषा। उन्हें सुनकर उन्हें बच्चा कौन कहे। कहानियों और उपन्यासों में जो बाल सुलभ लीलाएं बताई जाती है वह उनसे कोसों दूर है। लगता है माँ के पेट से सीधे ही सीख कर आए हैं। इस मोहल्ले में एक और परिवार है जो 10-12 साल से यहाँ नहीं रहता। घर पर ताला लटक रहा है। बहुत बड़ा परिवार था, पर सब एक एक करके चल बसे। अब केवल 4-5 लोग ही शेष हैं। बड़ा लड़का कहीं दूर नौकरी करता है। मझला लड़का कलकत्ता के कॉलेज में पढ़ता है और छोटा जन्म से ही मूक बधिर है, बुआ के पास रहता है। बड़ा लगभग 30-32 साल का है, अभी तक शादी नहीं की। सुना है विवाह का विरोधी है, जिंदगी भर शादी नहीं करेगा। मोहल्ले में केवल यही लोग हैं शिक्षित और समृद्ध, इसीलिए कोई इन्हें देख नहीं सकता। सभी जलते हैं। इस बात से सब संतुष्ट हैं कि अच्छा हुआ बड़े लड़के ने शादी नहीं की। शादी करेगा तो परिवार बढ़ेगा। हम लोग पिछड़े हुए हैं तो लोग क्यों उन्नति करें। मजला अभी पढ़ रहा है, कैसा निकलेगा उसके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं। मजूमदार घर के टूटे बरामदे में रोज औरतों की मजलिस बैठती। प्रायः सभी औरतें रहती उसमें, नई बहुएं और लड़कियां भी। इन मजलिसों में ऐसी ऐसी चर्चाएं होती कि इन महिलाओं की बातें सुनकर नारी जाति के संबंध में लिखे नाना प्रकार के ग्रंथों में उनकी सरलता के बखान पर से ही भरोसा करने वालों का भरोसा उठ जाए। यदि फिर भी भरोसा कर पाए तो उससे बड़ा ऑप्टिमिस्ट दुनिया में दूसरा नहीं। दोपहर को जो बैठक बैठती उसमें अक्सर चर्चा का विषय होता एक दूसरे की बुराई और तर्कातर्की। पोज भाभी बोली, मैं तो रोज ही देती हूँ उसको कुछ ना कुछ, कभी कटहल कभी आम। उसके बच्चे तो भिखमंगों की तरह ताकते रहते हैं मेरे पेड़ों को हर वक्त। मैं भी दे देती हूँ कुछ ना कुछ, जाओ खाओ। पर कभी मजाल कोई अच्छी बात निकाली हो मेरे लिए मुँह से। आज मेरी बेटी तालाब के किनारे के पेड़ से तो नींबू तोड़ लाई। 4 बातें सुनाने लगी। रोज रोज नींबू तोड़ने चली आती है, सरकारी पेड़ समझ रखा है क्या। मंटू की माँ, जिसको लेकर इतनी चर्चा थी, आज वह यहाँ उपस्थित नहीं थी। सबने उसकी अनुपस्थिति का फ़ायदा उठा लिया। उसके चाल चलन, बोलचाल, रीति नीति पर 2-4 बुराइयाँ कर ही डाली। प्रिय मुखर्जी की छोटी बेटी शांति मंटू के माँ के बारे में बोल पड़ी। उसके बारे में तो मत ही बोलो चाची, बहुत औरतें देखी, ऐसी झगड़ालू औरत दूसरी नहीं देखी। दूर से नमस्कार उनको। छोटी लड़की की ऐसी बातें सुनकर किसी ने उसे नहीं डांटा, अपितु केवल मजा लिया। बातें कितनी देर तक चली ठीक पता नहीं, पर राय भाभी ने आकर बातों की दिशा ही मोड़ दी। सुना है श्रीपति ने शादी कर ली, बड़े बाबू के पास चिट्ठी आई है उसके मामा की। सब एक स्वर में बोल पड़ी, क्या श्रीपति ने शादी कर ली? फिर सबने एक ही साथ प्रश्नों की बौछार कर दी राय भाभी पर। कहाँ कहाँ, कैसे? तुम्हें कैसे मिली खबर? उसने तो कहा था शादी नहीं करेगा, इत्यादि इत्यादि। शादी की खबर उन लोगों के लिए कुछ खास प्रियकर नहीं थी। उनकी उन्नति नहीं हो रही तो दूसरा कैसे बढ़ सकता है। कुछ देर बाद राय भाभी मुंह मटका कर बोली, सुना है जाति की नहीं है। सबके कान खड़े हो गए। दुख का भाव जाता रहा। राय भाभी की दबी हंसी से लगा कि पर निंदा का कुछ दिन का मसाला मिल गया है।
शांति उत्सुक होकर बोली, तो अंदर कोई बात छुपी है ना राय भाभी? दूसरी बोली, तभी तो अचानक कहाँ से शादी कर ली श्रीपति ने? कौन जात है, हिंदू है ना? अर्थात मामला थोड़ा और जमे। राय भाभी बोली, नहीं नहीं, हिंदू है, दूसरी जात की है। शांति बोली, उम्र कितनी है लड़की की? सुना है 24-25। फिर क्या था, महिला मंडल में बुदबुदाहट शुरू हो गई। बाबा रे, 24-25, इतने समय तक लड़कियां शादी नहीं करती? ऐसा तो कभी नहीं सुना, कौन छोटी जात है? शांति की माँ बोली, फिर लड़की कहाँ, औरत कहो औरत। कोई बोल पड़ी, विधवा तो नहीं, पिछली शादी से कोई बच्चा कच्चा है क्या? इस पर शांति जोर जोर से हंस पड़ी। सबने उसका साथ दिया। ये नई खबर है उस बैठक के लिए। कुछ दिन का मसाला तो जुगाड़ हुआ, रोज रोज वही आम चोरी कटहल चोरी की बातें कितनी उबाऊ हो जाती है। ठीक दूसरे ही दिन बड़ी अप्रत्याशित घटना घट गई। श्रीपति का मझला भाई गांव के घर की साफ सफाई करा रहा था। बोला, भैया भाभी आकर कुछ दिन यहीं रहेंगे। भाभी ने गांव कभी देखा नहीं, बड़ा दिल है उनका गांव देखने का। महिला मंडल में गहमागहमी और बढ़ गई। बताओ तो किस मुंह से श्रीपति पराई जात की बहू लेकर गांव में आएगा? कुछ तो शर्म की होती। इस अधेड़ औरत का साहस तो देखो, आ गई बहू बनकर हमारे बीच। कुछ शर्म लाज है कि नहीं? श्रीपति को तो उनका मत जानने की जरूरत थी नहीं। सो एक दिन दोपहर जब नौका घाट पर लगी तो उसमें से उतरे श्रीपति, उसकी नवविवाहित पत्नी, एक नौकर, 2 संदूकें और कुछ सामान। घाट से यह बात गांव तक पहुंचने में देर न लगी। इतनी दोपहर उनके घर कौन जाएगा? जाएंगे तो खाने बोलना पड़ेगा। आखिर पड़ोसी होने का कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा। इससे तो अच्छा जाए ही न। किंतु चटर्जी और प्रिय मुखर्जी की बहुओं को इससे रिहाई न मिली। श्रीपति खुद आकर घर से उन्हें बुला कर ले गया। हुआ चाची, आप लोग बहू का गृह प्रवेश नहीं कराओगे तो कौन कराएगा? मजबूरन 3-4 घरों की बहुओं को शंख और कलश हाथ में लिए गृह प्रवेश के लिए जाना पड़ा। कुछ तो गई अचरज से और कुछ लज्जा की खातिर। आखिर मामला भी तो समझना था। छोटे बड़े लड़के लड़कियां भी पीछे नहीं रहे। शांति आई, कमला आई, शारदा भी आई। श्रीपति के घर के आंगन के एक पेड़ के नीचे एक गौरवर्ण सिल्की साड़ी पहने उस युवती को देखकर सब चकित रह गए। सामने आकर तो और अचरज हुआ सबको। इतनी सुंदर है यह, बड़ी बड़ी आंखें, कोमल चेहरा, चेहरे की बनावट ऐसी, आज तक इस गांव में ऐसा रूप किसी ने कभी नहीं देखा। सबने तो सोचा था जाकर देखेंगे, एक काली मोटी औरत आंगन में घूंघट लिए खड़ी है, आंखें मटका रही है। पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। एक विनम्र मुखी सुंदर तरुणी, चेहरा इतना सुकुमार, लगता है उम्र 16-17 से एक रत्ती ज़्यादा नहीं। शाम को दूसरे मोहल्ले की मुखर्जी की घरवाली ने चक्रवर्ती भाभी से पूछा, कैसी देखी बहू श्रीपति की? वो बोली, नहीं ठीक ही है देखने में। उनके साथ शांति भी थी। वह होने 2 लाख बच्ची। उसे लगा अच्छे को अच्छा बोलने में कैसी कंजूसी। झटपट बोल पड़ी, बहुत सुंदर है काकी, आप जाकर देखा, सचमुच बहुत सुंदर है। चक्रवर्ती भाभी बोल पड़ी, नहीं जैसा सोचा था वैसी नहीं है, अच्छी ही है देखने में। क्यों ना हो, शहर की लड़की है, दिन रात साबुन पाउडर मलती रहती होगी। हमारे जैसे चूल्हे चौके में लगी रहे तो देखती हूँ इतना रूप कितने दिन टिकता है। शांति ने मन ही मन सोचा, अभी तो छोड़ो, जवानी के दिनों में भी साबुन पाउडर लगाकर श्रीपति की दुल्हन के पैर की धूल भी नहीं रही होगी या। पर वह चुप रही। शाम को इस मोहल्ले की उस मोहल्ले की सब औरतें श्रीपति की दुल्हन देखने आईं। इतनी सुंदर बहू तो किसी ने गांव में पहले नहीं देखी। केवल एक बोल पड़ी, कुछ साल पहले तारकेश्वर स्टेशन में देखी थी एक बहू, इससे भी बहुत सुंदर थी वह। फिर क्या था, अगले दिन से महिला मंडल में श्रीपति की दुल्हन ही बन गई नई चर्चा का विषय। सब तो उसकी सुंदरता पर एक मत थे, पर आचार चरित्र पर अलग अलग धारणाएं बनने में देर नहीं लगी। चाल चलन कुछ ठीक नहीं है, इतना सज धज कर क्यों रहती है?
देखने से लगता है अच्छे घर की नहीं है। ऐसे बर्तन धोने पड़े तो ये हाथ इतने गोरे और नरम रहेंगे? ऐसा लगता है घमंडी है, पैर जमीन पर ही नहीं पड़ते। इतनी चर्चा के बाद नई बहू के पक्ष में बोले केवल कमला और शांति। शांति गुस्से में बोली, तुम क्या किसी का भला नहीं देख सकती? क्या क्या बोल डाला बेचारी के बारे में। हम तो कल शाम से वहीं थी। कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं, सचमुच बहुत अच्छी है वह। कमला बोल पड़ी, हमको तो छोड़ ही नहीं रही थी, कितनी बातें की, नाश्ता दिया, चाय पिलाई। कहाँ ज़्यादा सस्ती है, सीधी सादी साड़ी और ब्लाउज ही तो पहना था, पर हाँ बिल्कुल साफ सुथरा, गंदगी तो देख ही नहीं सकती वो। शांति बोली, इतने में ही घर को कितना सुंदर सजाया है। आईना, फ्रेम, मोगरे के फूल की माला फूलदानी में रखी रहती है हमेशा। घर को समेट कर रखती है नई बहू। 2-3 दिन बाद तालाब के घाट में बहू को एक ढेर बर्तन लेकर उतरता देख सब चकित रह गए। चारों तरफ घनी झाड़ियों और वनलताओं से घिरे इस तालाब के आसपास अब तक लोगों ने काली कुत्सित मैली कुचैली साड़ी पहने औरतें और बूढ़ियां ही देखी थी। अचानक गौरवर्ण सुडोल वालों का सुंदर जूड़ा बनाए परियों की सी राजकुमारी की तरह युवती आसपास के माहौल के बिल्कुल ही अनुरूप नहीं थे। एक बूढ़ी बोली, आहा, बहू तो नहीं, जैसे साक्षात लक्ष्मी की प्रतिमा हो। हाथ देखकर ही समझ आता है कभी राग गादी से बर्तन धोए होंगे उसने। बाद में दिखा श्रीपति की दुल्हन घर का हर काम खुद ही करती। श्रीपति की कलकत्ता बदली हो गई, वह कुछ दिनों में चला गया। मोहल्ले की शांति और कमला श्रीपति की दुल्हन की लाडली हो गई। सुबह से शाम सब समय वहीं रहती। गरीब घर की लड़कियां थी, कभी इतना स्नेह नहीं मिला कि रोज रोज कोई हलवा पूरी पूछे। एक दिन कमला बोली, भाभी वो कपड़े में क्या मोड़ कर रखा है? श्रीपति की दुल्हन बोली, ऐसराज है ऐसराज। तुम बजाती हो भाभी? श्रीपति की दुल्हन बोली, थोड़ा बहुत आता है, इतने दिन नहीं निकाला कि गांव में कौन क्या समझे। शांति तपाक से बोल पड़ी, खुद के घर में बजाओगी, कौन क्या सोचेगा? थोड़ा बजाओ ना भाभी। थोड़ी देर बाद राम की माँ ने घाट जाते जाते सुना श्रीपति के घर में कोई वायलिन या एक तारा जैसा कुछ बजा रहा है। कितना मीठा सुर है, कोई भिखारी होगा शायद। थोड़ी देर वहीं खड़ी रह वह घाट की तरफ चली गई। घाट में जाकर दूसरों को बताया। शांति ने बाद में बताया, भाभी ही बजा रही थी वह। भाभी बहुत सुंदर बजाती है, लगता है सिर्फ सुनते ही रहो। सुनोगे तुम लोग? गे तो जरूर बजाएगी। शांति के श्रीपति के घर पहुंचते ही थोड़ी देर में ऐसराज के सुर फिर सुनाई दिए। सभी निस्तब्ध खड़े सुनते रहे। चक्रवर्ती भाभी बोली, बहुत सुंदर आवाज़ है इस बाजे की। सभी ने स्वीकारा श्रीपति की दुल्हन वैसी नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। ऐसराज वाद्यंत्र ही सबके साथ की कड़ी बन गई श्रीपति की दुल्हन के लिए। दोपहर वह सब आती उसके घर साथ सुनने। एक दिन उसका गाना भी सुना। पूर्णिमा की रात श्रीपति की दुल्हन आंगन में बैठी ऐसराज बजा रही थी। तभी मोहल्ले की औरतें आकर इकट्ठा हुई। कमला बोली, एक गाना सुनाओ ना भाभी, तुमको गाना जरूर आता होगा। बहू बोली, कौन बोला कमला मुझे गाना आता है? कमला मिनती के स्वर में बोलती, वो सब छोड़ो ना भाभी, गाओ ना। श्रीपति की दुल्हन ने मीरा का एक भजन सुनाया। राणा जी मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर हमरा साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। गायिका के चेहरे पर भक्ति की ऐसी तल्लीनता थी कि शांति से रहा ही नहीं गया। एक मोगरे की माला गले में डाल दी। उस चांदनी रात को मोगरे की माला पहने रूपसी बहू को मीरा का भजन गाते देख राम की माँ को लगा मानो स्वयं मीराबाई पृथ्वी पर उतर आई हो भजन सुनाने। मंटू की माँ इधर उधर की खबर रखती थी। देखा था उसने एक बार नाटक मीराबाई का अपने पीहर में। उसके बाद उसने गाया एक हिंदी गाना, फिर एक राग बिहाग। सभी सो गए। शांति की आंखों से आंसू न रुकते थे। बहुतों ने देखा गायिका गाने में इतनी तल्लीन कि आंसू बहे चले जाते थे उसकी आंखों से। उस दिन के बाद से श्रीपति की दुल्हन के लिए लोगों की दृष्टि बदल गई।
क्रमशः कुछ घटनाओं के बाद तो उसने उनके मन में अलग ही जगह बना ली। गांव के सभी चालाक थे, ये तो पहले ही बताया था। वह उधार देखकर किसी से तगादा ना करती, किसी को चावल, किसी को तेल, सबने देखी उसकी उदारता। वह देते समय किसी को ना करती, किसी को चावल, किसी को तेल, जो घर में रहता वह बांट देती। उधार देखकर उसे मांगना ही नहीं आता, कभी गुस्सा नहीं करती, कभी चिड़चिड़ नहीं, सर्वदा एक मुस्कान उसके चेहरे पर लगी रहती। सब बोलते श्रीपति की दुल्हन को अपने पराये की बिल्कुल समझ नहीं। पड़ोस की अम्मा विधवा थी। एकादशी के व्रत के दिन चटाई बिछाकर सो रही थी। श्रीपति की दुल्हन जा पहुंची कटोरी में तेल लिए, पैरों की मालिश करने, जैसे खुद की बहू हो। अम्मा तो हैरान, ऐसे तो अपनी बहू भी ना करे तो दूसरों से क्या आशा। अरे अरे रहने दो बेटा, मालिश वालिश क्यों? अरे पगली छोड़ यह सब, इस बुढ़िया के लिए ये सब क्यों? किंतु उस पगली ने उसकी एक बात ना सुनी, पैरों की मालिश करने बैठी गई। मालिश करते करते अम्मा ने देखा उसके अस्त व्यस्त बाल उसके कोमल चेहरे पर उड़े चले आते थे। माथे पर गर्मी और परिश्रम से पसीने की बूंदें थीं। अम्मा उस पर से अपनी आंखें न फेर पाई। बहुत ममता हुई उस पर। पगली को अपने पराई की थोड़ी भी समझ नहीं। कुछ समय बाद ही कमला की शादी हो गई। विदाई के समय श्रीपति की दुल्हन को गले लगाकर वह बोली, भाभी मैं तुम्हें छोड़कर कैसे रहूँगी, माँ और तुम्हारी बहुत याद आएगी। इस घटना से इतना तो समझ आ ही गया कि कुछ महीनों में ही श्रीपति की दुल्हन ने सबके मन में कितनी गहरी जगह बना ली थी। दशहरे का समय नज़दीक था। अगहन के नीले आकाश में सुनहली धूप खेलने लगी थी। झाड़ियाँ जंगली फूलों से और नदी का किनारा काश के फूलों से भर गया था। पास के गांव में सिर्फ दुर्गा प्रतिमा बैठती थी। जत्रा और नाटक दोनों होते थे नवमी के दिन। श्रीपति की दुल्हन संगीत की इतनी भक्ति कि गांव में अब यह किसी का जानना बाकी नहीं था। दिन दोपहर रात कुछ न कुछ गुनगुनाती ही रहती। शांति अब उसके पास गाना सीखने जाती। एक दिन श्रीपति की दुल्हन शांति से बोली, गांव के पुरुष तो चले जाएंगे दूसरे गांव पूजा देखने, पर औरतें थोड़ी ही जा सकती हैं। बेचारी कुछ नहीं देख पाती, क्यों ना हम इस गांव में थिएटर करें। शांति ने अचरज से पूछा, हमारे गांव में थिएटर? थिएटर शब्द उसने सुना जरूर था पर कभी देखा नहीं था। कैसे होगा भाभी यहाँ गांव में, ऐसा थोड़ा ही होता है। श्रीपति की दुल्हन बोली, वह सब मुझ पर छोड़ दो, देखो मैं क्या क्या करती हूँ। सप्ताह के अंत में शनिवार को जब श्रीपति घर आया तो उसके साथ आई 3 किशोरियाँ, 2 लड़कियाँ और 3-4 छोटे बड़े लड़के। बड़ी लड़कियों की उम्र रही होगी यही 16-17 साल। श्रीपति की दुल्हन की तरह सब एक से एक सुंदरियाँ। छोटी होगी प्राय 10 साल की, जैसे मोम की गुड़िया हो। लड़कों की उम्र भी प्राय 15 के करीब करीब। सब सुंदर और बने ठने। शांति और उसकी माँ वहीं थे। श्रीपति की दुल्हन दौड़कर घर के आंगन में आ पहुंची। आ गए तुम लोग, रमा, पिंटू, तारा, आओ आओ सब अंदर आओ। कैसे हो तुम लोग, कितने दिन नहीं देखा। रमा आकर उसके गले लग गई। सबने एक एक कर उसके पैर छुए। दीदी कैसी है तू, बहुत दुबली हो गई है। जीजा जी ने जब कहा यहाँ आना है, हम तो हमने एक म्यूज़िक कंपटीशन में पार्ट लिया था, सब छोड़ छाड़ कर भागे चले आए। रमा, छोटी तारा और सीबू उसके सगे भाई बहन थे, बाकी सब चचेरे ममेरे। बाद में पता चला श्रीपति की दुल्हन ने सबको चिट्ठी लिखकर बुलवाया था थिएटर के लिए। गांव के सब तो उन्हें देखते ही रहते। इस देहात में ऐसी शकल सूरत के तो कल्पना के बाहर थे। 10 साल का पिंटू तो शांति का लाडला बन बैठा। तैराकी के लिए अलग से कपड़े लाया था नीले रंग के। जब वह बच्चा घाट में नीली पोशाक पहनकर उतरता तो घाट की महिलाएं, शांति की माँ, मंटू की माँ और गांव की सभी औरतें उसे देखती ही रह जाती। शांति को बड़ा गर्व होता जब वह उसके सामने बोलता, चलो ना शांति दी, ठंड लग जाएगी, घर चलो ना। दशहरा आ गया। इस गांव में कोई उत्सव का माहौल नहीं। इन गरीबों के गांव में पूजा कौन करे। दूसरे गांव की पूजा देखने की रीति नहीं है औरतों के लिए। कितने ने तो कितने सालों तक दुर्गा प्रतिमा भी नहीं देखी। इसलिए तो श्रीपति की दुल्हन ने एक दिन शांति को कहा था, कैसे रहते हो तुम लोग,
कोई उत्सव नहीं, गाना बजाना नहीं, कोई मनोरंजन का साधन भी नहीं। इसीलिए ही शायद था थिएटर का यह इंतजाम। श्रीपति के घर के लंबे बरामदे के कोने में तख्त लगा है। उसमें पीले रंग की साड़ियों को झुलाकर स्टेज तैयार हुआ। श्रीपति की दुल्हन भाई बहनों के साथ सुबह से लगी पड़ी थी इस काम में। शांति बोली, भाभी तुम्हें इतना सब कैसे पता है? रमा बोली, तुम्हें नहीं पता शांति दीदी ऑल इंडिया म्यूजिक कंपटीशन में। श्रीपति की दुल्हन ने उसे झिड़ककर चुप करा दिया। चलो चलो जल्दी करो, कितना काम पड़ा है। रमा रुकी नहीं, बोली, अच्छे पार्ट के लिए सोने का मेडल मिला है। जितनी बार नए साल में थिएटर होता है दीदी तो सब देखती है। ताऊ जी ने हम लोगों का नाम रखा है। श्रीपति की दुल्हन ने फिर चुप करा दिया। फिर से शुरू हो गई। रमा हंसकर चुप हो गई। आज महाअष्टमी की रात है। सिर्फ औरतों और बच्चों के लिए ही है यह थिएटर। मोहल्ले की हर एक औरत आ पहुंची है थिएटर देखने। छोटी नाटिका है। कहानी यह है कि महल की परिचारिका की बेटी प्यार कर बैठती है महल के राजकुमार से। बचपन दोनों का साथ ही गुजरा है। बड़े होकर राजकुमार दिग्विजय में जाकर भद्रा नाम की राजकुमारी से विवाह कर लेता है। परिचारिका की बेटी अनुराधा नृत्य और संगीत में इतनी निपुण थी कि उसकी चर्चा दूर दूर तक थी। राजकुमार भद्रा से विवाह कर उत्सव राजधानी में करता है और उसी सभा में अनुराधा को नृत्य करना पड़ता है। उसका हृदय टूट जाता है। नृत्य और संगीत की प्रस्तुति के जरिए अपनी वेदना वह राजकुमार को समर्पित कर देती है। फिर उस दिन के बाद अनुराधा को किसी ने नहीं देखा राजधानी में। श्रीपति की दुल्हन अनुराधा, रमा, भद्रा और अन्य भाई बहनों ने अन्य किरदार निभाए। वेशभूषा, रूप और जूही की माला लटकाए श्रीपति की दुल्हन परियों की राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। रमा और अन्य भाई बहनों की वेशभूषा भी कुछ कम न थी। दूसरे दृश्य में बहुत दिनों बाद जब राजकुमार की अनुराधा से भेंट हुई तो वह मर्मस्पर्शी दृश्य और अनुराधा का हृदय विदारक गीत जब हवा में गूंजा तो चारों तरफ सिर्फ रोने से सकने की आवाज़ें ही सुनाई दी। शांति तो फपक कर रो रही थी। अभिनय खत्म होने में प्रायः रात 11 बज गए। कोई घर नहीं गया। सब फिर बहू और रमा को फिर देखना चाहते थे। दूसरे मोहल्ले की उमा बोली, बहू तो हमारी ऐसे ही कि क्या ही कहें। ऐसा कुछ तो जिंदगी में कभी देखा भी नहीं। मंटू की माँ बोली, भाई बहन तो एक एक रतन, जैसी सूरत वैसा गाना। शांति तो बस भाभी के पीछे पीछे ही घूम रही थी। अभिनय का नशा अभी तक नहीं उतरा था उसकी आंखों से। जूही की माला भाभी को गले से उतारने ही नहीं देती। शांति की माँ बोली, देखो ना मजली, पिंटू कुछ खा ही नहीं रहा। खा लो बेटा थोड़ा, चिल्ला चिल्ला कर भूख लग गई होगी। श्रीपति की दुल्हन थी तो छोटी ही। इतनी प्रशंसा सुनकर खुशी से उसका खाना ही नहीं हुआ। शर्माकर बोली, पता है ताऊ जी हमें क्या कहते हैं? गंधर्वगण। अभी यही है हमारा नाम। रमा बोली, खुद बोल दिया दीदी, जब मैं बोल रही थी तो डांटा क्यों? तारा बोली, अच्छा नाम है ना गंधर्वगण, सभी हमें इसी नाम से जानती हैं। इतने सुंदर चेहरे, वैसा ही नृत्य और संगीत और इतना मीठा स्वभाव, हंसी हमेशा चेहरे पर रखी रहती। सबका तो दिल जीत ही लेंगे ये। मंटू की माँ बोली, सचमुच ही गंधर्व हैं। खाते पीते बातें करते करते महाअष्टमी की रात ज़्यादा बाकी नहीं रही। श्रीपति की दुल्हन बोली, सब घर जाकर क्या करेंगी? आज यूं ही बातें करते करते रात गुजार देते हैं। सबने स्वीकार कर लिया। सबने केवल एक और एक शर्त रखी, बहू तुम्हें एक और गाना सुनाना पड़ेगा। शांति बोली, भाभी वो अनुराधा वाला गाओ ना। आंखों से आंसू ही नहीं थमते सुनकर। उसने गाना गाया। रमा इस राज पर थी। फिर रमा ने गाया। सिलसिला यूं ही चलता रहा। दूर एक पेड़ पर एक चिड़िया बोल पड़ी। रात से सुबह हो गई। उस रात सबने जाना श्रीपति की दुल्हन असल में कैसी है। यही नहीं, यह भी जाना कि कितनी प्रभावशाली गायिका है, सचमुच आर्टिस्ट। श्रीपति के प्यार में गांव देहात का वनवास भी सर माथे ले लिया है उसने। खुद की सब इच्छाएं छोड़ दी, प्रसिद्धि की इच्छा, धन की इच्छा और तो और अपनी संगीत कला भी। पर यह संगीत उसे कहाँ छोड़ता है, भूत की तरह प्रवेश कर ही जाता है उसके शरीर में। इसीलिए तो हमेशा होठों पर कुछ ना कुछ लगा ही रहता।
शायद इसी गाने के पागलपन की परिणति थी गांव का यह थिएटर। शांति अब उसी के पास रहती हमेशा। भाभी तुम कहीं मत जाना वरना हम सचमुच मर जाएंगी। वो आजकल भाभी से गाना सीखती। गला भी अच्छा था सो कुछ कुछ सीख ही लिया था कम समय में। श्रीपति की दुल्हन भी उसे सिखाने में सदा सर्वदा व्यस्त रहती। अगहन में बहू के घर से चिट्ठी आई। रमा अचानक बीमारी से चल बसी। बहू बहुत रोई। गांव में सबकी आंखें बहू को सांत्वना देते देते भीग गईं। आजकल शांति सब समय भाभी के पास रहती। एक दिन श्रीपति की दुल्हन बोली, शांति पता है हमारा गंधर्व दल अब टूट रहा है। रमा से शुरुआत है, मेरा मन कहता है। शांति का दिल जोर से धड़क गया। डांटकर बोली, भाभी ऐसी बातें करते हैं भला। लेकिन उसकी बात ही सच निकली। रमा के बाद पिंटू अगले महीने चेचक से चल बसा और 2 महीने बाद श्रीपति की दुल्हन प्रथम प्रसव के दौरान चल बसी। जब यह खबर गांव पहुंची तो शांति वहाँ नहीं थी। शादी के बाद ससुराल में थी। गांव के सभी ने यह सुनी। किसी पराये की मृत्यु पर ऐसा शोक गांव में इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। राय की घरवाली, मंटू की माँ, शांति की माँ के तो आंसू ही नहीं रुकते थे। यह लड़की न जाने कहाँ से आकर संगीत के जादू से इन कुटिल स्वार्थपरायण ग्रामीणों के दिलों में अनायास इतना बड़ा परिवर्तन कर गई कि गांव को देखकर यह स्पष्ट पता चल जाता है। गांव की बैठक हो या तालाब का घाट, श्रीपति की दुल्हन को छोड़कर कोई बात ही नहीं करता। अम्मा को बहुत दुख हुआ। श्रीपति की दुल्हन की बात जब भी निकलती वह आंसू न रोक पाती। 2 दिन के लिए आकर इतनी माया दिखा गई कि शायद मेरी बेटी भी होती तो इतना न करती। मेरे इस फूटे भाग में ऐसा सुख भला टिकता है। इन सब में केवल शांति कुछ न बोलती। उसका वैवाहिक जीवन उतना सुखी नहीं था। सोचा था भाभी को सब बताकर मन हल्का कर लेगी। भाभी उसके जीवन से क्या क्या लेकर चली गई यह सिर्फ वही जानती थी। सबको बताकर क्या लाभ, कोई समझे या ना समझे। 2 साल बाद की बात है। गांव में श्रीपति की दुल्हन की बातें थोड़ी दब सी गई। श्रीपति भी बहुत दिनों बाद गांव आता, छुट्टियों में अक्सर। श्रीपति के घर से शांति का घर दूर नहीं था। 2 या 3 घर छोड़कर होगा। शांति तब वहीं थी। आधी रात उसने सुना श्रीपति के घर कोई गाना गा रहा है। नींद में जैसे ही वह स्वर उसके कानों में पड़ा वह अचानक उठकर बैठ गई। विरहिणी मीरा जागे तव अनुरागे गिरिधर नागर। ये कौन है? उसके पैर कांप गए। दौड़कर बाहर निकली। वो कभी नहीं भूल सकती यह गाना, यह स्वर। उस पूर्णिमा की चांदनी रात में भाभी का गाना जब उसने पहली बार सुना था, सुरों में जैसे हृदय की सारी वेदना उड़ेल दी हो। उसकी कुमारी जीवन के कितने सुखमय दिनों की यादें हैं यह सुर। पागलों की तरह दौड़कर घर के आंगन के बाहर जा पहुंची। रात बहुत हो चुकी थी। कृष्ण पक्ष की तृतीया का चांद बिल्कुल सिर के ऊपर था। शरद ऋतु के खुले आकाश की ज्योत्सना पेड़ों और बांस की झाड़ियों पर बिछी हुई थी, ठीक जैसे उसी रात की तरह। शांति की माँ भी जाग गई। कौन गा रहा है शांति? वह भी बाहर आ गई। पति के यहाँ तो कोई नहीं रहता, गाना कौन गाएगा? मंटू की माँ, बादल सब जाग गए। पहले तो सब बहुत डर गए। बाद में समझ आया देर रात श्रीपति ट्रेन से घर आया है। वह ग्रामोफोन पर गाना बजा रहा है। उनकी बातें सुनकर श्रीपति घर के बाहर आकर बोला, मेरे दोस्त के पास से लाया हूँ मांग कर, कुछ महीने पहले ही रिकॉर्ड किया था। सब कुछ देर निस्तब्ध खड़ी रही। शांति ने चुप्पी तोड़ी और धीरे से बोली, भैया एक बार फिर लगाओगे रिकॉर्ड? दूसरे ही क्षण वही चिर परिचित अप्रतिम वेदना से भरा कंठ गांव की स्तब्ध ज्योत्सना रात्रि में चांदनी की तरह फैल गया। थोड़ी देर के लिए शांति को लगा मानो उसके पहले के दिन लौट आए, वही सुख के दिन। जैसे भाभी कहीं नहीं गई, गंधर्व दल नहीं टूटा, सब जैसा का वैसा ही है। आने वाली अष्टमी को फिर थिएटर होगा। भाभी फिर गाएंगी। गाते गाते गाना रोककर कहेंगी, शांति कैसा लगा यह गाना, अच्छा था ना? सुनी एक और कहानी आपने। यादों के पिटारे में से कोई ना कोई तस्वीर जरूर दिखाई दी होगी आपको, किसी अपने की। दूर जाकर भी आपके हृदय में उसकी छवि सदा सर्वदा के लिए वैसी ही रहेगी जैसी थी। उसका कोई उपकार जीवन में नहीं भुला सकते आप, नहीं मिटा सकते श्रीपति की दुल्हन की तरह।
नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ वगैरह वगैरह नहीं, पर दिल पर हाथ रखकर सोचिए, कुछ तो मदद कर ही सकते हैं अपने स्तर पर। घर में, ऑफिस में, पड़ोस में। सोचिए, रहिए नई कहानी के इंतज़ार में। नमस्कार।